बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस जो कि अपोजिशन ने एनआरओ हासिल करने के लिए एक डेमोक्रेटिक अलाइंस बनाया हुआ है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आज नवाज शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनकी तकारीर के हवाले से एक फ़ैसला आया है जिसके ऊपर मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है मीडिया की तरफ से। और जो हामिद मीर जैसे लोग हैं और वो एंकर हैं, अभी उनका थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम देख रहा था, वैसे ही मैं चैनल चेंज करते करते मेरी नज़र पड़ी और वो बता रहे थे, हिस्ट्री गिनवा रहे थे कि हुसैन सोहरवर्दी के ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो फातिमा जिन्ना साहिबा थी, उनको कहा गया था जनरल अयूब की तरफ से कि वो भारतीय एजेंट है। वो इतने बड़े शख्सियात का नाम लेकर कहना ये चाहते थे कि नवाज शरीफ या मरीम सफदर के ऊपर जो बात हुई है, या उनके ऊपर जो गद्दारी की बात या बगावत की या इंडियन एजेंट होने की बात हुई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े लोगों के ऊपर पहले भी ऐसा होता आया है। तो हामिद मीर, आपको थोड़ी सी आपके अंदर शर्म व हया होनी चाहिए कि आप कहाँ फातिमा जिन्ना, कहाँ हुसैन सोहरवर्दी और कहाँ जो नवाज शरीफ और मरीम सफदर, खुदा का खौफ करें। ठीक है, आप उनसे लिफाफे लेते हैं और आपका कारोबार उन्हीं से चलता है, लेकिन इस हद तक भी आप न गिरें कि पूरी कौम आपको अंडे मारने पर शुरू हो जाए। तो वो नवाज शरीफ के हवाले से एक तो मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें कानून की शेयर करना चाहता हूँ। साथ आज जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो गए हैं, उनकी लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी शुरू हो गई है और चेयरमैन नैब ने इजाज़त दे दी है, उनको पीडीएम की सरबराही महंगी पड़ गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे कि ये जो पीडीएम के जलसे होने वाले थे, वो जलसे क्यों उनको रोका गया है, और कोयटा का जलसा फिर क्यों पोस्टपोन हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खुश नहीं है फजलुर रहमान के सरबराह बनने से, और क्या अभी से फूट पड़ गई है अपोजिशन की, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है वो पहले दिन से ही, शुरू से ही, आगाज़ से ही वो तबाही की तरफ जा रही है। ये सारे पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ की तकारीर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल हुई थी। मैंने उस पिटीशन की डिटेल्स आपको बताई थी, और वो 20 सितंबर और 1 अक्टूबर की तारीख़ों को जो तकारीर की गई थी नवाज शरीफ की तरफ से, उनको चैलेंज किया गया था। और उनको चैलेंज करके ये कहा गया था कि ये मुल्क से बगावत है और गद्दारी है, और ऐसे शख्स की तकारीर नहीं सुनवानी चाहिए। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास लग गई, और मैंने आपको बताया था कि ये चीफ साहब के पास लगेगी, और फिर उसके बाद चीफ साहब ने उसको टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर खारिज की है। अब ये जो खारिज हुई है, ये क्यों खारिज हुई है, इसमें अदालत ने उनकी तकारीर को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि अदालत ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खारिज की है। पहली चीज़ आप नोट कर लें, पहली चीज़ ये है कि जो जब भी आप रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, आर्टिकल 199 में आप हाई कोर्ट्स में जाते हैं, या 184(3) में आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो रिट जुरिस्डिक्शन की रेमेडी तब आप अवेल कर सकते हैं जब आपके पास कोई रेमेडी ना हो। जब और कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो तब आप जाते हैं और जाकर आप रिट जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट में, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पैमरा वो रेलिवेंट फोरम था, वो रेलिवेंट अथॉरिटी थी जो उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा सकती थी। अगर पैमरा को दरख्वास्त दी जाती और पैमरा उनकी दरख्वास्त खारिज कर देता, या पैमरा उनकी दरख्वास्त मंजूर न करता, तो फिर ये रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते थे और वहाँ ये कहते कि जनाब हमने पैमरा के पास गए थे, क्योंकि पैमरा के पास ये अथॉरिटी है कि किसकी तकरीर चलानी है, किसकी नहीं चलानी, किसको मीडिया ने कवरेज देनी है या नहीं देनी, कौन से पैमरा कानून के मुताबिक है या नहीं है, यह डिसाइड करना होता है पैमरा ने। अब जब पैमरा ने ये डिसाइड करना होता है, तो फिर आप हाई कोर्ट चले गए, और आप हाई कोर्ट गए तो अदालत ने कहा कि क्योंकि ये को प्रॉपर फोरम नहीं है और प्रॉपर फोरम अवेलेबल है, इसलिए ये जो रिट है ये मेंटेनेबल नहीं है, और वो काबिल समात है या नहीं है, मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुई। ये बात आप याद रखें, मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुई, बल्कि वो काबिल समात ही अदालत ने उसको करार नहीं दिया। और अदालत ने ये कहा है कि जो चैलेंज की गई है ये प्रॉपर फोरम नहीं है और प्रॉपर वे नहीं है, और साथ कहा गया कि आपका जो प्रॉपर फोरम बनता है आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर ये रिट फाइल करें। तो जो लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं, देखिए पैमरा का जो हुक्म है,
पैमरा अथॉरिटी है इस मामले में, पैमरा का हुक्म आज तक इंटैक्ट है, उसको चैलेंज नहीं किया गया और ना उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और ना उसको किसी ने चैलेंज किया है। वो जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट है, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसको चैलेंज नहीं किया गया, अमल दरामद उसके ऊपर होगा। अब ये दूसरा मामला था कि अदालतें इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि अब अदालतों ने एक माइंड बना लिया है कि जो मामला जब अथॉरिटीज़ उसको डील कर सकती हैं तो उसमें इंटरफेयर न करें तो बेहतर है। तो अदालतें पहले अल्ताफ़ हुसैन के मामले के ऊपर अदालतों ने इंटरफेयर किया था और उनकी तकारीर बंद हुई थी, लेकिन जो अब अदालतों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अथॉरिटीज़ को काम करने दिया जाए। और आप खुद, क्योंकि उस वक्त जो अथॉरिटीज़ थी वो नून लीग थी या साथ उसमें अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और वो नहीं कह रहे थे, और पैमरा को और उनको क्या लगी कोई इंडिया की बोली बोले या कोई फ़ौज को गालियां दे तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था PMLN को। तो यही वजह थी कि फिर अदालतों को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा था। और अब जब पैमरा ने खुद उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है और लॉ ऑफिसर ने आज अदालत में यही बात बताई है कि जनाब इसके ऊपर पैमरा ने कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए ये फ़्रक्टिशियस है, और अदालत ने फिर उसको काबिल समात करार नहीं दिया। जो एंकर्स और जो लिफाफा मीडिया इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है, मैंने कहा कि इसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अब हम अगली बात पर आ जाते हैं। जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन्होंने उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये वो मुकदमा है जो उन्होंने गुजरांवाला में बैठकर कोर कमांडर को धमकियां दी थी और फ़ौज को धमकियां दी थी और मरियम सफदर का दिफा किया था और ये कहा था कि अगर कोई मरियम सफदर को गिरफ़्तार करेगा तो हम कोर कमांडर के घर के बाहर धरना देंगे। उस केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो ये इतने खौफजदा हैं कि इनके पास फ़ौरम था गुजरांवाला की अदालत, गुजरांवाला की सेशन जज साहब की अदालत में ये जाते और वहाँ से अबूरी ज़मानत करवाते। जैसे उन्होंने नैब ऑफिस हमला केस में ATC से अपनी अबूरी ज़मानत हासिल की हुई है, तो इनके पास वो रेमेडी थी। अब इन्होंने क्या किया, इनको डर और खौफ था। मैंने आपको बताया था कि गुजरांवाला की जो पुलिस है और गुजरांवाला के जो DCO हैं उन्होंने जो टीमें तश्कील दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि मुलज़म के ख़िलाफ़ हर हाल में कार्रवाई होगी। तो वो मामला है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ये डर था कि मैं अबूरी ज़मानत करवाने गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा ज़मानत से पहले ही, क्योंकि पुलिस तैयार बैठी है, टीमें तश्कील दे चुकी हैं और मेरी गिरफ्तारी हर हाल में पक्की हो चुकी है। तो इसलिए वो गए रहम की भीख लेकर लाहौर हाई कोर्ट के पास। लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा कि जनाब मैं जाना चाहता हूँ गुजरांवाला में, वहाँ पर मैं अबूरी ज़मानत दायर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ख़तरा है कि अबूरी ज़मानत से पहले मुझे वहाँ पर जो पुलिस है और इदारे मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, तो मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि मैं वहाँ जाकर अदालत में अपनी दरख्वास्त फाइल कर सकूँ। तो अदालत ने 10 अक्टूबर तक कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानती जो हिफाजती ज़मानत है वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को रोक दिया है कि वो 10 अक्टूबर तक मुलज़िम को गिरफ़्तार न करे, और मुलज़िम को ये कहा है कि आप जाएँ और आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें शामिल तफ्तीश भी हूँ और गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में आप जाकर अबूरी ज़मानत हासिल करें और वहाँ जाकर आप अपने केस को फेस करें। साथ आज PDM का इजलास था और PDM में एहसन इकबाल थे, शाहिद खकान अब्बासी थे और जो राजा परवेज़ अशरफ, ये मेनली ये लोग थे। और जो सरबराह जिनको बनाया गया है वो PDM की पहली मीटिंग से ही गायब था। अब उनको कल बनाया गया था सरबराह, और मैंने आपको बताया था कि वो सरबराह नहीं बनना चाहते और वो खौफज़दा हैं और वो खौफ की वजह से आज़ाद कश्मीर चले गए थे। अब इन्होंने जो PMLN है इन्होंने घास डालने के लिए मौलाना फजल रहमान को बड़ी कुर्सी दिखा दी कि भाई आपके पास मदरसों के बच्चे हैं, आप वो लेके आएंगे और आप हमारे जो एहतजाज हैं उनको भरेंगे, उनमें आप जो पावर है वो शो होगी, तो हम आपको सरबराह बनाते हैं। अब शहबाज शरीफ तो चले गए, शहबाज शरीफ को तो सरबराह बनाना नहीं था। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी थे, वो ख़ुद इतने वो हो चुके हैं कि मरियम सफदर रिलाय नहीं कर सकती थी आसिफ जरदारी पर। ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ कि ये इख्तलाफ शुरू हो चुके हैं मीम में और जी में, जरदारी और मरियम के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। और उसमें सोने पे सुहागा हुआ जब निहाल हाशमी के ऊपर केस हुआ और उसको एक रात थाने में गुजारना पड़ी, तो अब वो नहीं चाहते थे, मरियम सफदर और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, जो प्रो इंडिया हमारा जो नज़रिया है, उसको अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान है और उनको सरबराह बनाया गया। लेकिन मौलाना को ख़तरा ये था
कि जो उन्होंने एम्पायर्स खड़ी की हैं, उन्होंने मार्केटें बनाई हैं, उन्होंने डेरा इस्माइल खान से लेके कोयटा और कराची तक उनकी मार्केटें हैं। ये पहला सियासतदान है जिनके नाम पर पूरी पूरी मार्केटें हैं। तो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी पहले नैब ने कहा था कि हमने इनको नहीं बुलाया, उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि नोटिस आया। खैर नैब को जो भी हिकमत थी, नैब ने उस चीज़ से इनकार किया था। बाद में फिर आज चेयरमैन नैब की सरबराही में इजलास हुआ और उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। अब जो बिलावल जरदारी हैं वो ये चाहते थे कि हम मौलाना के पीछे खड़े ना हों, क्योंकि बिलावल जरदारी ये समझते थे कि मौलाना के पीछे खड़े होकर हम अपनी सियासत ख़त्म कर देंगे और मौलाना का जो इंतहा पसंदाना एजेंडा है, तो हमारी तो सियासत ही सारी की सारी सेकुलरिज्म के और उसके ख़िलाफ़, लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ घूमती है। हम मौलाना फजल रहमान के पीछे चले गए जिनकी ज़िंदगी तालिबान के साथ गुजरी है, तो हम क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे और इंटरनेशनल दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, अमेरिका और बाकी लोगों को जिनसे हम जाके रहम की भीखें मांगते हैं। तो वो इस चीज़ में खुश नहीं थे। पहले 11 अक्टूबर को जलसा रखा गया कोयटा का, जो पश्तूनख्वा जो मिली पार्टी है और JUIF है, इन्होंने उसको मेज़बानी करनी थी। फिर 18 अक्टूबर और आज वो 25 अक्टूबर पे चला गया है, जो ये बात बताता है। और 18 अक्टूबर को कराची में जलसा रख लिया है जो इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो क्या हुआ कि क्या या तो ये इतने इमेच्योर हैं या इनका अपना अपना एजेंडा है और ये इतने डरे हुए हैं कि एक दिन में एक ऐलान, दूसरे दिन दूसरा ऐलान, तीसरे दिन तीसरा ऐलान, और ये किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो रहे। और ये बात शेख रशीद ने भी आज कही है कि ये जनवरी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, क्योंकि जो मरियम का और फजल रहमान का एजेंडा है वो अलग चीज़ है। ये उसामा मेंटेलिटी के लोग हैं और ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये तो गए थे अपने लिए NRO मांगने, इनको NRO तो मिला नहीं, ये एक और वहशत में गिरने लगे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी राह जुदा करने को तैयार हो चुकी है। और PDM का इजलास था, उसमें ऐलान किया गया है गुजरांवाला का 16 अक्टूबर को जलसा है, जिसकी इजाज़त नहीं मिली, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जिस पर बनाया गया बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को कराची में होगा। तीसरा जलसा PDM का वो 25 अक्टूबर को कोयटा में होगा, 22 नवंबर को पेशावर में, और 13 दिसंबर को 20 नवंबर को मुल्तान में, 22 नवंबर को पेशावर में, 30 नवंबर को मुल्तान में, 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बस फिर हम दमादम मस्त कलंदर होगा और बस हुकूमत गिर जाएगी इनके जलसों से। तो अब देखते हैं कि इनके जलसे कैसे होते हैं और क्या इसमें होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब तक मौलाना फजल रहमान को बर्दाश्त करती है, मौलाना फजल रहमान कब तक नैब का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और कब जाकर पाँव पड़ते हैं, ये सारी जो डेवलपमेंट्स होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।